Hello students, myself Lokendra Singh, your science teacher of class 9th from NRI Public School, and welcome to online classes of NRI Public School. And students, now I am telling you the first chapter, that is your matter in our surroundings. Whatever we see in our surrounding is matter. First of all question comes in your mind is that what is matter. तो आप ये सोचते होंगे कि मैटर है क्या। जो कुछ भी हम इस यूनिवर्स में देखते हैं, जो कुछ भी यहाँ है, वो सारी की सारी चीज़ें मैटर हैं। मैटर इज दैट एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका अपना खुद का कोई मास है और उसने वो चीज़ उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कोई ना कोई जगह उसने घेरी हुई है, वो आपका मैटर है। जितना भी स्पेस उसने घेर रखा है, चाहे कोई छोटा सा कण हो या कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो, हर वो चीज़ आपकी मैटर है। यहाँ तक कि आपकी एयर जिसे हम सांस लेते हैं उसने भी स्पेस घेरा हुआ है और उसका भी अपना एक वजन होता है। एयर में वेट होता है, जैसा कि मैं आपको क्लास 8 में समझा चुका था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एयर आपका मैटर है। हर वो चीज़, चाहे ये पेड़ हो, ह्यूमन बीइंग हो, जानवर हो, ईंट, पत्थर, लकड़ी, किताब, हर चीज़ हमारा मैटर है, क्योंकि हमारी हर चीज़ ने अपना कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है और उसका अपना खुद का एक मास है, एक वेट है, तो वो चीज़ कहलाएगी हमारी मैटर। तो अगला पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट्स कि हमारा मैटर किससे मिलकर के बना है, मैटर है क्या। तो मैं आपको बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम अपनी हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार पीछे जाएं तो जो मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के हमारा मैटर बना है। जैसे कि हमारे, और वो 5 तत्व कौन से हैं? धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश। दीज आर द 5 एलिमेंट्स विच कंसिस्ट अवर ऑल ऑफ द मैटर अराउंड अस। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती गई तो इस थ्योरी को मॉडर्न साइंटिस्ट ने और साइंस ने अलग रख दिया और उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी, जिसके अनुसार कोई भी मेटिकल्स अपने पार्टिकल से मिलकर के बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं और एक पूरे मैटर का निर्माण करते हैं। ऑल द स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइंड एंड दे फॉर्म द मैटर। यहां तक सही रही। अब आपके अगली 2 चीजें जो इसमें मैटर में हम बताएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वो फोर्स है जो कि किसी भी मैटर के 2 पार्टिकल्स जिस फोर्स के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैटर है, सपोज करिए कि कोई भी बुक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है और वो सारे पार्टिकल्स मिलकर के एक पूरी बुक का निर्माण किया, पूरी बुक कहलाई। तो बुक्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जिस फोर्स के जरिए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो फोर्स कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो पार्टिकल्स सारे के सारे जुड़े हुए हैं। दूसरा आपका टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हर पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है। उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक दूरी होती है, हालांकि वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन यदि आप उसे माइक्रोस्कोप से या एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की स्टडी करें अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। 2 पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी है, जो स्पेस है, वो कहलाती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये 2 टर्म्स जो आपको मैंने अभी बताई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल्स। इसके बाद आपका आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं, कोई भी मैटर
केवल 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो 3 फॉर्म कौन सी हैं? फर्स्ट फॉर्म है सॉलिड, सेकंड फॉर्म है लिक्विड एंड थर्ड फॉर्म इज गैस। कोई भी आपका मैटर है इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली फॉर्म है स्टूडेंट्स आपकी सॉलिड। सॉलिड जो है मैटर की वो फॉर्म है जिसका अपना खुद का फिक्स्ड वॉल्यूम है और फिक्स्ड शेप है। फिक्स्ड वॉल्यूम आप सब लोग जानते होंगे, आपने क्लास 7th और 8th में पढ़ी है। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी भी मैटर ने जितनी जगह घेरी हुई है वो उस मैटर का वॉल्यूम है। किसी भी मैटर ने जितनी जगह घेरी हुई है वो उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी, सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहती है और इसका शेप भी फिक्स रहता है। सॉलिड को आप कहीं पर भी रख दीजिए, उसका शेप कभी चेंज नहीं होगा, ना ही उसकी वॉल्यूम चेंज होगी। सेकंड थिंग, मैटर आपका आता है लिक्विड फॉर्म में। आपका अधिकतर जो मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपके जितने ऑयल्स हों, वाटर हों और दूसरे लिक्विड हों आपके यूजफुल के, वो सारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड फॉर्म में मैं आपको बता दूं वॉल्यूम फिक्स रहती है, लेकिन उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता। तो दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ कि उसकी लिक्विड में आपका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, लेकिन जो आपकी शेप है वो फिक्स नहीं रहती। लिक्विड उस वेसल की शेप ले लेता है जिस वेसल में आप उस लिक्विड को रखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 10 लीटर पानी है, वो आपने एक बकेट में रखा, तो उस 10 लीटर पानी ने उस बकेट की शेप ले ली। लेकिन कुछ टाइम बाद आप उस 10 लीटर पानी को किसी एक बोतल में रख देते हो, तो वो 10 लीटर पानी जो है उस बोतल की शेप ले लेता है। अगर आप उसे किसी टैंक में रख दोगे तो वो टैंक की शेप ले लेगा। तो लिक्विड की शेप जो है फिक्स नहीं होती, वो उस कंटेनर की ही शेप ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। हाँ, वॉल्यूम जरूर लिक्विड की कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती। तीसरा है आपका गैस। गैस में स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं, गैस की ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही गैस की कोई फिक्स्ड शेप होती है। गैस की वॉल्यूम को आप घटा भी सकते हैं और गैस की वॉल्यूम को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब गैस की वॉल्यूम को घटा कैसे सकते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में कोई गैस रखी हुई है, तो गैस को आप कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके उसकी वॉल्यूम को जो है आप घटा देंगे। और गैस की शेप कोई फिक्स नहीं होती। अगर आप मान लीजिए इस पूरे रूम में गैस भरी हुई है, एयर है, एयर हमारा एक तरह का गैस ही है, तो आप इस पूरे रूम की गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, उसी गैस की जो पहले वॉल्यूम थी एक इस कमरे के बराबर थी, लेकिन जब आपने उसे एक सिलेंडर में भर दिया तो उसकी वॉल्यूम हो गई एक सिलेंडर के बराबर। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं रही, ना ही शेप फिक्स रही। पहले सेम अमाउंट ऑफ गैस की जो शेप थी वो इस रूम के बराबर थी, लेकिन अब सेम अमाउंट की जो एयर है उसकी शेप हो गई एक सिलेंडर के बराबर की। तो गैस की स्टूडेंट्स ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। यहां तक आपका होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर को मैं एक्सप्लेन करता हूं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर के मैटर बनाते हैं वो बहुत पास होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं, और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। तो सॉलिड में स्टूडेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम है। अब लिक्विड में आप आइए। लिक्विड में स्टूडेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो भी ज्यादा होता है। मतलब कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अब आप आइए गैस की जब बात करते हैं, गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये तो थी आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट डिफ्यूजन। Diffusion is the intermixing of particles of one matter into the particles of another matter। डिफ्यूजन हमारा वो प्रोसेस है जिसके तहत एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। और ये होता कैसे है? मैंने कि जैसे इससे पहले आपको बताया था कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। तो जो दूसरा पार्टिकल्स है वो अपने आप को इस स्पेस के बीच में एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को वहां पर फिक्स कर लेता है, वहां बिठा लेता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए बताऊं, हम एक चम्मच चीनी को एक गिलास पानी में आसानी से घुल देते हैं और हमारी चीनी आसानी से घुल जाती है। तो ये होता कैसे है? वाटर हमारा लिक्विड है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो काफी होता है, क्योंकि वो लिक्विड है और लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा है। तो जब आप चीनी उसमें डालते हैं तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, चीनी भी हमारा एक मैटर है, जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है हमारी डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका, और एग्जाम्स में अधिकतर चांसेस रहते हैं कि डिफ्यूजन से क्वेश्चन पूछा जाने का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप जब आपके घरों में खाना बनता है तो आपको उसकी स्मेल बहुत दूर से ही आ जाती है, आप 10-15 मीटर की दूरी पर हो तो भी आपको स्मेल आ जाती है। तो आपकी बुक्स का ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई वी गेट द स्मेल ऑफ ए कुक्ड फूड बिफोर अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 20 मीटर्स। 10 से 20 मीटर की दूरी पर भी आप को गर्म खाने की खुशबू आती है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो डिफ्यूजन ही है, क्योंकि जो गर्म खाने की खुशबू होती है उसे हम एरोमा कहते हैं। जो एरोमा है अपने आप को एयर के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज कर लेता है, मिक्स कर लेता है, स्पेस कर लेता है, और वहां से एयर के जरिए वो हमारी सेंस ऑर्गन जो हमारी नोज है वहां तक आ जाता है। डिफ्यूजन ऐसा ही नहीं है कि सॉलिड का केवल लिक्विड में होता हो, लिक्विड का लिक्विड में भी होता है, सॉलिड का सॉलिड में भी होता है, और गैस का गैसेस में भी होता है, और यहां तक कि गैसेस का डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है। गैस का डिफ्यूजन लिक्विड में होता है। अगर इसका आपको एक एग्जांपल देखना है तो इसका एग्जांपल है कि जो हमारी एयर है, एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन है, वो पानी में डिफ्यूज हुई रहती है, पानी में घुली रहती हैं। अगर मान लो एयर जो है पानी में डिफ्यूज ना हो तो जितने हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारी फिश हो गई और दूसरे एक्वेटिक एनिमल हैं, फ्रॉग वगैरह, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सारे जो हैं ये सांस नहीं ले पाएंगे अगर एयर जो है वाटर में डिफ्यूज ना हुई हो। लेकिन एयर जो है वाटर में डिफ्यूज हुई रहती है, एयर वाटर में डिफ्यूज हुई रहती है, इस वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है वो आसानी से सांस ले लेते हैं। तो ये तो एग्जांपल हुआ एक एयर का लिक्विड में डिफ्यूज होने का। अब आपका लिक्विड में डिफ्यूज होने के कई सारे एग्जांपल हैं। आप एक ड्रॉप इंक लीजिए और इंक को 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि इंक जो है पूरे पानी में अच्छी तरह स्प्रेड हो गई है, अच्छी तरह घुल गई है। क्यों? क्योंकि इंक जो है अपने आप को डिफ्यूज कर लिया है पानी में। इंक के पार्टिकल्स ने अपने आप को वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट कर लिया है। दूसरा आपका प्रोसेस आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने आरओ वाटर का नाम सुना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वाटर पीते हैं, आरओ वाटर का पूरा नाम है स्टूडेंट्स रिवर्स ऑस्मोसिस। वो भी एक स्पेशल का ऑस्मोसिस जो है एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर घुलना होता है वही पार्टिकल्स अपने आप को मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन की बात करें आप, यदि हम ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव देम फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए कोई इम्प्योर वाटर है,
इम्प्योर वाटर है और आपको उसको प्योर करना है ऑस्मोसिस के जरिए। तो इम्प्योर वाटर में कई तरह की सॉल्ट होंगे, कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए हम उन इम्प्योरिटीज को रिमूव ना करके इम्प्योरिटीज को वहीं की वहीं रहने देते हैं और केवल पूरे वाटर को ही मूव कर देते हैं उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में, और हमें प्योर वाटर मिल जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस का, जो हमें एग्जाम्स में अधिकतर पूछने को आता है या कई तरह से हमें मिलता है देखने को। काइनेटिक एनर्जी, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसा कि देखो काइनेटिक एनर्जी आपको 8th क्लास में बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूविंग स्टेट में है तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। द ऑब्जेक्ट इन मूविंग स्टेट इज सेड टू बी इन काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी किससे होगी? मोशन के कारण होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। यहां आपको मैंने बताया कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, लेकिन एक चीज और मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूं, जो पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक वाइब्रेटिंग कंडीशन में रहते हैं, वो हमेशा जो है मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूअस स्पीड में जो है अपने आप को मोशन में रखते हैं, हमेशा वाइब्रेट करते हुए रहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो मोशन में है या वाइब्रेशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है अवेलेबल होती है। और इस काइनेटिक एनर्जी का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपका टेम्परेचर पर। अगर आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा देने से जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका मोशन बढ़ जाता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जब उनकी मोशन की स्पीड बढ़ जाती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आसानी से बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड के पार्टिकल्स की यदि आप बात करें तो कम होती है, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। लेकिन यदि आप लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा होती है। और यदि आप गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इन तीनों के पार्टिकल से ज्यादा होती है, क्योंकि उसके बीच का जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है और वो ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट कर सकते हैं। इस वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी जो है गैसेस की सबसे ज्यादा है, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और गैस के बीच की है, और सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है।